नमस्कार दोस्तों, फ्रांस देश के लुव्र म्यूजियम में रखी गई है एक महिला की बनी हुई पोर्ट्रेट पेंटिंग। नाम है इसका मोनालिसा। अब ये कोई सेलिब्रिटी या रानी नहीं थी, बल्कि एक आम महिला हुआ करती थी आज से 600 साल पहले लगभग। वहीं पे कुछ लोग मानते हैं ये लियोनार्डो दा विंसी एक इटालियन आर्टिस्ट और जीनियस इंसान जिन्होंने इसे बनाया था। ये उनकी खुद की पोर्ट्रेट है। ये पूरी दुनिया के सामने एक औरत के रूप में अपने आप को पेश करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये लियोनार्डो के माँ की पेंटिंग है। इसके बारे में थोड़ा आगे चल के जानते हैं। पर आज इस पेंटिंग की कीमत $1 बिलियन लगभग 8,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब इतनी ज्यादा कीमत, वो भी एक पेंटिंग की। इसका कारण केवल इसकी खूबसूरती या फिर इसकी मिस्टीरियस स्माइल नहीं है, जो कि बदलती है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से हिस्से में देख रहे हो पेंटिंग के। कभी मोनालिसा ज्यादा मुस्कुराने लगती है तो कभी ये सीरियस हो जाती है। पर इसे फेमस करने का जो मेन कारण है, उसके पीछे है 3 चोर। जी हाँ, 1911 में 3 चोरों ने इसे चुरा लिया था, जिसके बाद से पूरी दुनिया इस पेंटिंग को जानने लगी। जिसके पहले की केवल आर्टिस्ट और कुछ चंद लोग थे जो कि जाना करते थे इस पेंटिंग के बारे में। इतनी स्ट्रेंज बात है ना दोस्तों, जो लियोनार्डो दा विंसी की कला और इंटेलिजेंस नहीं कर पाई, वो 3 चोरों ने करके दिखा दिया। पर अब कौन थे ये 3 लोग और क्या थे इनके इरादे? लियोनार्डो दा विंसी इस 30 बाय 21 इंच के पोर्ट्रेट पेंटिंग में इंसानों के कंपैरिजन में आप इसका साइज देख सकते हो। काफी छोटी पेंटिंग है ये। क्या छुपा के गए हैं इसके अंदर, क्या रहस्य है इसके, जानने के लिए देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। अगस्त 1911 लुव्र म्यूजियम पेरिस। सुबह का समय था और 3 आदमी म्यूजियम के बाहर निकलते हैं। इन तीनों ने कल पिछली रात म्यूजियम के अंदर बिताई थी। अब उस समय पे कोई सिक्योरिटी कैमरास या आज की तरह एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं हुआ करते थे। अब इनके हाथ में थी लुव्र म्यूजियम की एक पेंटिंग। इसे इन्होंने कंबल में लपेटा हुआ था और ये पास के रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और सुबह की 8:45 की ट्रेन पकड़ के गायब हो जाते हैं। अब ये पेंटिंग बेहद खूबसूरत तो थी, पर उस समय पे फेमस नहीं हुआ करती थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसके गायब होने के 24 आवर्स तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि लियोनार्डो दा विंसी की फेमस मोनालिसा गायब हो चुकी है म्यूजियम से। अब पेंटिंग को वापस कैसे लाया गया म्यूजियम में, ये तो वीडियो के लास्ट में जानते हैं। पर पहले जानते हैं आखिर क्यों ये तीनों इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो गया, वो भी एक पेंटिंग के लिए। इसको जानने के लिए हमें समय में थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा दोस्तों, केवल 600 साल पहले। तो बात है ये 15 अप्रैल 1452 की। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म होता है टस्कन इटली में एक छोटे से गांव में। ज्यादातर इनका चाइल्डहुड कंट्री साइड में बीता। नेचर के बीच में फॉरेस्ट, रिवर्स, एनिमल्स और फार्म्स के अराउंड ये हमेशा से बहुत क्यूरियस बच्चे थे और ये नेचर से काफी जुड़े हुए थे। नेचर की चीजों को अपने स्केच बुक पे ड्रॉ किया करते हैं और इसी नेचर की झलक हमें मोनालिसा की पेंटिंग में भी देखने को मिलती है। यहाँ मोनालिसा खड़ी है एक वैली में इटली के। अब आगे चल के ये केवल एक पेंटर नहीं बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी बनते हैं और 1503 में इन्होंने मोनालिसा को बनाया। अब इस पेंटिंग में जो महिला है उसके बारे में पहली बार बताया था जॉर्जियो वसारी ने 1550 में, जब इन्होंने आत्मकथा लिखी थी लियोनार्डो दा विंसी की इनके मृत्यु के बाद। ये है लीसा डेल जियोगोंडो। ये फ्लोरेंस में रहा करती थी और इनके हस्बैंड का नाम था फ्रांसिस्को जियोगोंडो, जो कि एक सिल्क के व्यापारी थे। और फ्रांसिस्को ने इस पेंटिंग को कमीशन कराया था अपने वाइफ लीसा के लिए लियोनार्डो दा विंसी से। उसके बाद डा विंसी लीसा को देखते हुए इस पोर्ट्रेट को बनाए थे। अब दूसरी थ्योरी 1987 में निकल के आती है, जहाँ पे एक आर्टिस्ट लिलियन स्वॉर्ट्स अपने एक आर्टिकल में लिखती है कि ये लियोनार्डो दा विंसी की ही पेंटिंग है। ये अपने आप को एक औरत के रूप में पेश करना चाहते थे पूरी दुनिया के सामने, इसीलिए इन्होंने एक औरत के रूप में अपने आप को ड्रॉ किया इस पेंटिंग में। अब जिसको प्रूफ करने के लिए ये लियोनार्डो दा विंसी और मोनालिसा के फेशियल एक्सप्रेशंस को कंपेयर करती हैं और सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं। पर ये चीज यहाँ पे काम नहीं करती है। ऐसे तो कोई भी 2 फेसेस को कंपेयर किया जाए तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज उसमें आ पाएंगी, और इसके अलावा इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था इस बात का। पर ये कंफ्यूजन भी दोस्तों यहाँ जल्दी सॉल्व हो जाता है 2004 में, जहाँ पे एक प्रोफेसर जेसेपी पैलेंटी इस बात पे 25 साल रिसर्च करते हैं, जहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री के आर्टिकल, आर्काइव्स, डायरी एंट्रीज, लेटर्स, इन्होंने सब कुछ खंगाल दिया और एविडेंस पाया कि मोनालिसा की पेंटिंग में और कोई नहीं बल्कि लीसा जियोकॉन्डो ही है। अब इन्हें ये भी पता चला कि डा विंसी के परिवार में और लीसा के जो हस्बैंड थे फ्रांसिस्को, जिन्होंने इस पेंटिंग को कमीशन कराया था, इन दोनों के परिवार में पहले से एक क्लोज रिलेशन था। अब इन दोनों की मैरिज रजिस्टर्ड हुई थी 5 मार्च 1495 में। अब इस पेंटिंग को बनवाने का यहाँ 2 कारण निकल के आता है।
पहला कारण जब इस कपल ने अपना पहला घर खरीदा था, दूसरा कारण जब इस कपल को अपना पहला बेटा पैदा हुआ। दूसरा कारण यहाँ ज्यादा वैलिड लगता है क्योंकि ठीक इसके 3 साल पहले लीजा ने अपनी बेटी को खोया था, जिसकी झलक हमें पेंटिंग में दिखती है, जहाँ लीसा के सर पे हम ये मोर्निंग वेल को देख सकते हैं, जहाँ ये पर्दा यानी वेल तब लगाया जाता है जब परिवार का कोई सदस्य मर चुका हो। अब इटली में ये पहली पेंटिंग थी ऐसी जो कि इंसान पे इतनी करीब से फोकस कर रही थी, एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट। आजकल ऐसे शॉट्स बहुत कॉमन होते हैं फोटोग्राफी में। अब इसके कलर ग्रेडिंग की हम बात करें तो काफी ज्यादा डल कलर्स यहाँ यूज किए गए हैं, येलो और ब्राउन टोन काफी यूज किया गया है। मोनालिसा की स्किन तो इतनी येलो दिखती है कि एक बार को एक हिस्टोरियन ने इसे हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट तक बना दिया। पर अब सच में लियोनार्डो ने इसे इतना डल नहीं बनाया था, बल्कि ये काफी ब्राइट और कलरफुल हुआ करती थी, जैसा कि आप राइट साइड में यहाँ देख सकते हो। अब 2 रीजन है इसके। पहला तो वार्निश की एक पूरी लेयर लगाई गई है पेंटिंग के ऊपर ताकि हवा का मॉइस्चर इसे डैमेज न करे, और दूसरा ये पेंटिंग किसी पेपर या फिर कॉटन कैनवास पे नहीं बल्कि लकड़ी से बने हुए एक व्हाइट पोलर पैनल पे की गई है, जिसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ब्लीचिंग देखने को मिली, जिससे पूरे पेंटिंग का कलर थोड़ा येलोइश टाइप का हो गया है। और दोस्तों जो स्टाइल का यूज किया गया है इस पेंटिंग को क्रिएट करने के लिए वो है फ्यूमाटो, द टेक्निक ऑफ ब्लेंडिंग। अब इसे एकदम सिंपल टर्म्स में हम समझने की कोशिश करें तो एक कैमरा फोटो जो क्लिक करता है पोर्ट्रेट मोड पे, जहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो, ज्यादा ब्लर ना हो, और जो हमारा मेन सब्जेक्ट है पूरे फोटो में एक परफेक्टली तरीके से ब्लेंड इन हो जाए, वैसी कुछ होती है फ्यूमाटो टेक्निक। और यही इफेक्ट क्रिएट किया है लियोनार्डो ने लीसा के पेंटिंग के अंदर। और इस बैकग्राउंड और मोनालिसा में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है, कोई क्लियर आउटलाइन नहीं है, बल्कि कलर्स को परफेक्टली ब्लेंड किया गया है साथ में, और यही है फ्यूमाटो टेक्निक। और अब यही राज भी है मोनालिसा के मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। अब एक बार ध्यान से देखिए आप इसके मुस्कुराहट को। जितना ज्यादा आपका फोकस इसके ओठों पे रहेगा, ये उतना ज्यादा सीरियस दिखने लगेगी। जब आप इसके आंखों में, फोरहेड पे या फिर बैकग्राउंड में देखोगे इसके स्माइल से दूर, तब ये उतना ही ज्यादा मुस्कुराना शुरू कर देगी। और यही चीज सबसे ज्यादा खास भी बनाती है दोस्तों इसे, जिसे बनाने के लिए लियोनार्डो फ्लोरेंस के एक हॉस्पिटल में रात रात भर रुका करते थे, जहाँ पे ये बॉडी की खाल उतार के लिटरली उसके फेशियल मसल्स और एनाटॉमी को समझते थे, आखिर कैसे इससे फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं। ये जानना चाहते थे आखिर एक इंसान के मुस्कुराहट के पीछे कौन कौन सी मसल्स और टिश्यू काम करते हैं। ये अपनी किताब में लिखते हैं, द मसल्स विच मूव द लिप्स आर मोर न्यूमरस इन मैन देन एनी अदर एनिमल। अब डाइसेक्ट करके इन चीजों को समझने के लिए लियोनार्डो को बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी मसल्स होती हैं हमारे फेस में, सबका अलग काम होता है, और उस टाइम पे कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी। पर उस पेंटिंग में जान डालने के लिए, इसकी स्माइल को जिंदा करने के लिए मोनालिसा के यहाँ रुकते नहीं है, इन्होंने ह्यूमन की आंखों पे भी रिसर्च कर डाली, जहाँ ये समझते हैं आखिर कैसे आंखों का रेटिना लाइट को कैप्चर करता है, कलर्स को देखता है, ताकि इसे भी ट्रिक किया जा सके अपनी कला से। अब इन सब के बाद ही इन्होंने पेंटिंग की शैडोज को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि इसे जब देखने वाला अपने पेरिफेरल विजन से इसके स्माइल को देखेगा तो ये मुस्कुराती हुई दिखती है, यानी उसका फोकस कहीं और है पेंटिंग में, तब ये मुस्कुराती है। जब इसके डायरेक्ट देखा जाए इसके स्माइल को तो वो एक फ्लैट लाइन है, सीधी लाइन है, जिसकी वजह से ये मुस्कुराती नहीं है बल्कि सीरियस हो जाती है। तो ऐसी कुछ कहानी है दोस्तों इस पेंटिंग की। कुछ लोग इसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि कोई एलियन लाइफ या फिर कोई एंशिएंट सीक्रेट कोड इसके अंदर छुपा हुआ है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। लियोनार्डो दा विंसी डेफिनेटली एक जीनियस आदमी थे, वे अहेड ऑफ हिज टाइम। उन्होंने फ्लाइंग मशीन, सबमरीन, टैंक्स और रोबोटिक्स जैसे कॉन्सेप्ट पहली बार दुनिया के सामने लाके रखे उस समय पे। अब इसके चोरी होने के कहानी पे हम वापस चले तो 1911 में इसके चोरी होने के 24 घंटे के बाद पूरी दुनिया में हेडलाइन छप जाती है हर एक न्यूज़पेपर में। इस चोरी के मास्टरमाइंड विंसेंजो पेरुजिया एक एम्प्लॉय थे लुव्र म्यूजियम के ही। अब रात भर ये म्यूजियम में रुके थे और सुबह पेंटिंग लेके निकल जाते हैं। इनकी आइडियोलॉजी थी कि इस पेंटिंग की असली जगह इटली में है, क्योंकि लियोनार्डो दा विंसी एक इटालियन आदमी थे। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पेंटिंग फ्रांस के म्यूजियम की प्रॉपर्टी बन चुकी थी, क्योंकि 1512 में लियोनार्डो दा विंसी फ्रांस शिफ्ट हो गए थे इस पेंटिंग के साथ किंग फ्रांसिस फर्स्ट के इनविटेशन पे। अब अगले 2 साल पेरुजी इस पेंटिंग को अपने घर पे ही छुपा के रखते हैं और सोचते हैं आखिर क्या किया जाए इस पेंटिंग का, जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है। और फाइनली इम्पेशंस होके ये फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर को इसे बेचने की कोशिश करते हैं। जियोवानी पोगी इस डीलर को इन पे शक होता है, और जब ये पेंटिंग के पीछे ओरिजिनल सील देखता है म्यूजियम की तो इसको कंफर्म हो जाता है कि ये रियल मोनालिसा ही है। इनको गिरफ्त में ले लिया जाता है और 6 महीनों की जेल होती है।
और इस पेंटिंग को वापस अपनी जगह लुव्र म्यूजियम पेरिस फ्रांस में पहुंचा दिया जाता है 4 जैन 1914 को। अब ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो राइट ब्रदर्स की इस वीडियो को मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। आखिर कैसे दो बाइसाइकिल मैकेनिक्स ने वो करके दिखा दिया जो उस टाइम के साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए, इंसानों को आसमान तक पहुंचा दिया। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जाओ, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।